तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और नेट कांटेक्ट फोर्स क्या है उनको समझते हैं। तो लेट अस सपोज मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको इसमें समझाऊं। कोई एक बॉडी है, बॉडी इस प्लेन में कांटेक्ट में, बस मैं कांटेक्ट हटा के दिखा रहा हूं। कांटेक्ट में ही बस कांटेक्ट फोर्स दिखाना है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करके दिखा रहा हूं। सपोज इसका मास m है। किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप इसमें कोई भी एक कॉज, एक ऐसा फोर्स कैपिटल F लगाते हैं, अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, दो कंडीशन हो सकती है। अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स ये बॉडी या तो मूव कर रही होगी या तो मूव करने की टेंडेंसी रखेगी, नहीं मूव कर पा रही होगी, यानी कि अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से कम होगा तो बॉडी मूव नहीं कर रही होगी। कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उस केस में कंफर्म है कि बॉडी अगर मूव करेगी तो राइटवर्ड मूव करेगी, या टेंडेंसी होगी तो राइटवर्ड मूव करने की टेंडेंसी होगी। तो इसमें बॉटम पे एक फ्रिक्शन आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, जो कि बॉडी पे ऐसे लगेगा और इस प्लेन ऑफ कांटेक्ट पे इधर राइटवर्ड लगेगा। तो हमें इस ग्राउंड से मतलब नहीं, बॉडी पे मतलब है ये। इसके साथ साथ बॉडी पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा ऐसे। एन मैं बॉडी का मास यहां से हटा देता हूं। मास है बॉडी का, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन आएगा। आपको पता है कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में दो फोर्स आते हैं, एक होता है फ्रिक्शन फोर्स, एक होता है नॉर्मल रिएक्शन। इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा उसी को नेट कांटेक्ट फोर्स कहा जाएगा। इनका जो भी रिजल्टेंट आएगा उसी को नेट कांटेक्ट फोर्स कह सकते हैं। तो हम ऐसा देखेंगे, ये आपके पास दिस वन, ये आपके पास जो फोर्स है इसको FC कह सकते हैं, नेट कांटेक्ट फोर्स कहा जा सकता है। और ये वर्टिकल के साथ एक एंगल भी बनाएगा थीटा, ठीक है। तो ये आपका नेट कांटेक्ट फोर्स, तो आप ये कह सकते हैं नेट कांटेक्ट फोर्स FC अंडर रूट किसी भी इंस्टेंट पर फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर, फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर, नेट कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। नेट कांटेक्ट फोर्स, दिस वन इज द नेट कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। अगर मैं मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स की बात करूं, मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स कितना हो सकता है, किसी भी कांटेक्ट पे मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स कितना हो सकता है। तो कांटेक्ट में, गिवन कांटेक्ट की नॉर्मल रिएक्शन तो फिक्स होगी, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन हो तो ये mg होगी, ठीक है। तो स्पेशली फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन डायग्राम, इसके बारे में, हॉरिजॉन्टल प्लेन आपके पास नॉर्मल रिएक्शन तो एज पर गिवन सिचुएशन mg हो चुकी है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इस mg के बराबर होगी, मैंने mg भी दिखा दिया। और फ्रिक्शन फोर्स जो होगा, ये अगर बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है, तो स्टैटिक की मैक्स वैल्यू होगी, जिसको हम लिमिटिंग भी कह सकते हैं, दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। इट मींस म्यू टाइम्स ऑफ mg, ठीक है, म्यू s टाइम्स ऑफ mg, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कई बार आपको क्वेश्चन में, मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस करके जरूर बता रहा हूं, बट कई बार ऐसा क्वेश्चन दिया हो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस, इसका मतलब है कि उसने ये मेंशन ही नहीं किया होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो आप समझ जाइए कि दोनों फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एक ही लेने हैं आपको, म्यू एस और म्यू के दोनों सेम होंगे, जिसको म्यू से इन जनरल आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं मेंशन करता कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है या कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो म्यू एस और म्यू के अलग अलग नहीं, सेम लिए जाएंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ केसेस में म्यू एस और म्यू के सेम होते, म्यू लिए जाते हैं इफ नॉट मेंशन, इफ नॉट मेंशन्ड इन प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम में ऐसा मेंशन नहीं है, मैंने लिख दिया है म्यू एस और म्यू के सेम होंगे, इसको म्यू लिखा जा सकता है इफ नॉट मेंशन्ड इन प्रॉब्लम, यानी कि वहां पे दोनों चीजों को अलग अलग नहीं लेना चाहता, सेम लेगा तो आप म्यू का ही यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो डिटेल बनाया जाऊँ, वहां पे म्यू एस अलग होगा, म्यू के अलग होगा, ठीक है। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो ये फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है मैक्स। अगर मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, जो कि म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन मतलब mg होगा। अब आप इन दो सिचुएशंस को देखें, ये दो फोर्स लग सकते हैं, तो दिस इज द मैक्सिमम एंड दिस इज द मैक्सिमम। मूविंग में ये होगा,
तो अगर मूविंग है तो ये होगा, स्टैटिक है तो वो होगा। बाकी जीरो से लेकर कई वैल्यूज होती है स्टैटिक फ्रिक्शन के, मैं वो नहीं लेनी, तो मैं मैक्सिमम की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही केसेस में म्यूएस मीके में अलग अलग हो, तो उस केस में स्टैटिक यानी कि मैक्सिमम वैल्यू यानी काइनेटिक वाला फ्रिक्शन ही मैक्सिमम आएगा, वहीं पे नेट कांटेक्ट फोर्स मैक्सिमम आएगा। लेकिन अगर म्यूएस मीके दोनों सेम ले लिया तो म्यू mg एंड दिस इज म्यू mg, म्यूएस मीके नहीं लिखा जाएगा। तो अब दोनों की वैल्यू सेम आती है, तो काइनेटिक की बात करें उस समय मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स, या जस्ट रेडी टू मूव की बात करें तो उस समय मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स बराबर होंगे। इट मींस, तो मैं दोनों को सेम कंडीशन पे लिख दूं तो नेट कांटेक्ट फोर्स आपके पास आएगा अंडर रूट म्यू टाइम्स ऑफ एन होल स्क्वायर प्लस एन का होल स्क्वायर, एन बाहर आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं मैंने यहां पर मैक्स की बात कर ली। अगर एक काइनेटिक है तो काइनेटिक म्यू के वाला लग जाएगा, वैसे जनरली मैक्सिमम केस में सेम दिए होते तो म्यू हो जाएगा। और स्टैटिक है तो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू पे बात कर लेंगे। अगर ये मैक्स की बात कर रहा है, कीप इन माइंड मैंने मैक्स की बात की है। हम एक प्रॉब्लम लेके आपको कांटेक्ट फोर्स दिखाते हैं क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, suppose this is a block of mass 5 kg. Take the value of g 10 meter per second square in this problem, right? ये ब्लॉक किसी बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, इस पे मैंने एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स लगा दिया 5t। इट इज द वेरिएबल फोर्स। टाइम डिपेंडेंट लगाने से क्या होता है, मैं एक ही प्रॉब्लम में कई चीजें आपको डिफरेंट इंस्टेंट में बता सकता हूं, ठीक है। आपसे कहा जाता है फाइंड net contact force at number 1 t is equal to 1 second पे, number 2 t is equal to 3 second पे, number 3 at t is equal to 5 second पे। ऐसे कई इंस्टेंट पूछे जा सकते हैं। आपको यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दी थी, म्यू एस दे दिया गया 0.6 एंड म्यू के दे दिया गया 0.5। ये एक एग्जांपल है, म्यू एस 0.6 म्यू के 0.5। अब जरा ध्यान से देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन करते समय हम इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम एफएल निकाल लेते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो यहाँ पे mg इसका लग रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा, और नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा। म्यू एस है आपके पास 0.6, mg हो जाएगा 50, 0.6 इंटू 50 दैट इज 30 न्यूटन। स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू जो है जिसको लिमिटिंग कहते हैं वो 30 न्यूटन है, और एफ के म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, म्यू के स्टैंड फॉर 0.5 क्वेश्चन में गिवन है, और नॉर्मल रिएक्शन इज 25 न्यूटन, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा पहला पार्ट है t इक्वल टू 1 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड का मैं डायग्राम बनाऊं तो देखिए t इक्वल टू 1 सेकेंड का डायग्राम क्या होगा हमारे पास। ये ऊपर डायग्राम बना हुआ है, मैं t इक्वल टू 1 सेकेंड का डायग्राम बनाता हूं। t इक्वल टू 1 सेकेंड में हमारे पास अप्लाइड फोर्स जो होगा 5 होगा, क्योंकि 5t है। t इक्वल टू 1 सेकेंड में अप्लाइड फोर्स 5 हो चुका है। ये mg है, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। हमें पता है कि हमारे पास इस चीज को माइंड में रखना है, 30 न्यूटन हमारा लिमिटिंग है। जब तक 30 अप्लाई नहीं हो जाए बॉडी चलेगी नहीं। तो ऐसे 5 अप्लाई हो रहे हैं तो फ्रिक्शन अवेलेबल तो 30 है स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू, बट वो इसको रोकने के लिए आएगा तो सिर्फ 5 न्यूटन ही लगेगा। तो फ्रिक्शन जो हो गया ये स्टैटिक की वैल्यू आएगी 5, क्योंकि वो हमारे अप्लाइड फोर्स को नलीफाई करने है। बॉडी रेस्ट मेंटेन रखेगी, बॉडी रेस्ट पे रहेगी। नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारा 50 है, mg के इक्वल है, तो नॉर्मल रिएक्शन 50 हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन 5 हो गया। तो आप नेट कांटेक्ट फोर्स निकाल सकते हैं अंडर रूट फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर। अंडर रूट 5 का फ्रिक्शन है 5 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, एंड दिस बिकम योर आंसर। सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। किसी भी स्टेप में ऐसा कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं ऐसे ही आप 3 सेकंड में देखेंगे तो आप देखें
3 सेकंड में ये अप्लाइड फोर्स कितना होगा 15 हो जाएगा, 5t था 15 होगा, क्योंकि F मैं यहां लिख देता हूं 5t था, तो 5t था तो 3 सेकंड में 15 होगा, हमें चलाने के मिनिमम 30 चाहिए, तो भी ये नहीं चलेगी। क्लियर है? राइट, किस टाइम पे चलेगी? तो 5 सेकंड में देखें अप्लाइड फोर्स 25 हो जाएगा, तो भी बॉडी नहीं चलती, सब में बॉडी रेस्ट पे रहेगी, कुछ ना कुछ अलग लगाएगा। जैसे 1 सेकंड पे 5 आ गया है तो आपका आंसर √5 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, 3 सेकंड में 15 आ जाएगा तो 15 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 सेकंड पे ये आपके पास आ जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। ऐसे ही मैं कुछ और टाइम ले लेता हूं, थर्ड, t = 6 सेकंड। हमें पता है t = 6 सेकंड पे 5t का फंक्शन है, तो 6 सेकंड में यहाँ पे 30 लगेगा, जो 30 फोर्स लगेगा वो 30 इस यानी कि लिमिटिंग कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो t = 6 सेकंड में मैं सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ। एट t = 6 सेकंड, एट t = 6 सेकंड, t = 6 सेकंड, t = 6 पे मैं बात कर लूं अगर, तो आप देखेंगे 6 सेकंड पे बॉडी पे अप्लाइड फोर्स जो हुआ दैट इज 30, अप्लाइड फोर्स इज 30। अप्लाइड फोर्स अगर 30 हुआ तो फ्रिक्शन भी इस पे बॉडी पे 30 लग जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन आपके पास 50 है। ठीक है, तो आपके पास नेट कांटेक्ट फोर्स आएगा और बॉडी इज रेडी टू मूव। यहां पे बॉडी ऊपर वाले प्रॉब्लम रेस्ट पर थी, यहां पे बॉडी रेडी टू मूव है, रेडी टू मूव। नेट कांटेक्ट फोर्स आएगा √30 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, इट मींस √900 प्लस 2500, 2500 प्लस 900 3400, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इस समय नेट कांटेक्ट फोर्स एक एंगल भी बना रहा होगा, नेट कांटेक्ट फोर्स एक एंगल भी बना रहा होगा। मैं यहां से 30 को हटा देता हूं, अप्लाइड फोर्स ये 30 है आपका, नेट कांटेक्ट फोर्स ये आपके पास नेट कांटेक्ट फोर्स ये आ चुका है, कांटेक्ट फोर्स ये वर्टिकल से एक एंगल बना रहा है। पता है इसी एंगल को क्या कहते हैं? इसी एंगल को कहा जाता है व्हेन बॉडी इज रेडी टू मूव, व्हेन बॉडी इज रेडी टू मूव, व्हेन बॉडी इज रेडी टू मूव, when body is ready to move, then angle between net contact force and normal reaction and net contact force को मैं यहां लिख देता हूं FC and normal reaction is known as angle of friction, इसको थीटा से लिखेंगे। अब क्योंकि बॉडी यहां रेस्ट पे, इसे इसको एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है, तो आप यहां कह सकते हैं, अगर मैं इस थीटा की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, इसको एक जनरलाइज फॉर्म पे अगर मैं डायग्राम बना दूं, जो ऊपर बना हुआ है, इस डायग्राम को मैं जनरलाइज फॉर्म पे बनाऊं तो मैं ऐसा कह सकता हूं, ये देखिएगा, जनरलाइज फॉर्म पे अगर मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन है, रेडी टू मूव पे लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा जो कि μs टाइम्स ऑफ n होगा, एंड दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, ये होगी, और इनका रिजल्टेंट जो होगा वो ऐसे जाएगा, दिस वन एंड दिस वन, ये नेट कांटेक्ट फोर्स, ये थीटा। तो यहां पे tan थीटा देखेंगे, tan थीटा s, तो यहां पास आ जाएगा दिस वन इज ऑल्सो FL, तो FL अपॉन n। आप देखेंगे तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, ये बेस, इस ट्रायंगल को रिवर्स करके देखो तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, FL अपॉन n, FL है μs टाइम्स ऑफ n अपॉन n, n से कैंसिल हो गया, तो tan थीटा s इज इक्वल टू μs।
ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है और ये एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। सिमिलरली अगर आपको जरूरत पड़े जब बॉडी मूव कर रही होगी तो वहां पे हम कह सकते हैं tan थीटा के इक्वल टू म्यू के। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, वो एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ केस में डिफाइन करने के लिए है, लेकिन मोस्ट ऑफ केस आपको प्रॉब्लम में म्यू ही दिया रहेगा, तो म्यू और म्यू के बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ आप कह सकते हैं यहाँ पे ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, दिस थीटा एस, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, चाहे वो स्टैटिक की बात करें या काइनेटिक की बात करें। tan of angle of friction is equal to coefficient of friction, coefficient of friction tan। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। नेट कांटेक्ट फोर्स निकालना आपने समझ लिया है और एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी आपने समझ लिया है।